हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग प्रश्न बैंक की एक सीरीज़ दे रहे हैं जो 2021-22 वाले बैच के लिए है। और इस बैच में हम लोग 10th क्लास की मैथ्स देख रहे हैं हिंदी मीडियम की। जो ये हमारी सीरीज़ है इसमें हम 10th क्लास और 12th दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं। ये हमारी हिंदी मीडियम अभी दे रहे हैं, 1-2 दिन में आपको इंग्लिश मीडियम भी मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर के है। आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जब आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखोगे तो 10th क्लास की आपको 3 प्लेलिस्ट दिखेंगी। एक 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक 10th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड और एक और 10th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022 एमसीक्यू। तो ये आपको तीनों की वीडियो देख लेना है, जिससे कि आपको क्या होगा, सारे ऑब्जेक्टिव सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे, परीक्षा बोर्ड के भी और क्वेश्चन बैंक के भी। इससे पहले हम क्वेश्चन बैंक दे रहे थे जो एमपी बोर्ड ने जनरेट कराया था। अब जो हम दे रहे हैं इसमें ये फुल सॉल्यूशन है, तो आपको इसको देख लेना है। ये 32 मार्क्स का हमारा मैथ्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ही कवर करेंगे। जो 80 मार्क्स के पेपर हैं एमपी बोर्ड में वो सारे के सारे, अब उनमें से 32 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पासिंग मार्क्स है आपके 28। मतलब अगर आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाते तो ही आप पास हो जाते। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले चैप्टर से। तो हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 96 और 404 का एचसीएफ बताओ। तो इसको हमें क्या करना है, एचसीएफ यानी मासापा बताना है। तो इसका मासापा कितना होगा हमारा 4। वैसे तो इन सारे क्वेश्चनों को मैं एक एक को एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ, पर टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा तो एक आध दो को या बहुत कम को ये एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। तो जो 12 और 15 है इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 3, क्योंकि 3 से 12 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ कितना होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जैसे हम इसको करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल हमने रखा 32 बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा कितना है 8। तो 8 को हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो 8 4 जा 32 यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या है हमारा 4। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 4 और 7 का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ होगा। तो जो हमारा 4 और 7 है तो इसमें से 7 तो हमारी अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। तो 4 का भाग जब हम 7 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, और रिमाइंडर बचा रहेगा 3। 3 का भाग जब हम 4 में देंगे तो ये भी जाएगा हमारा एक बार और 1 से फल बचा रहेगा। पर 1 का भाग जब हम 3 में देंगे तो ये जाएगा 3 बार, मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। और अगर दोनों में से कोई एक अभाज्य संख्या हो तो भी एचसीएफ हमारा कितना आता है, यानी मासापा 1 आता है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो जो सम पूर्णांक होता है वो 2 से कट जाता है और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम। तो सम पूर्णांक को हम लिखते हैं 2m के रूप में और विषम को लिखते हैं 2m+1 के रूप में। तो ये किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा सम पूर्णांक 2m। नेक्स्ट है हमारा 6, संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है और उसके बाद में हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 5, 15 और 20 का, 5, 15 और 20। तो ये 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। बस अभी ये किसी कॉमन से कटेगा नहीं, तो 5 3 जा 15 और 15 चौको 60। तो एलसीएम आ गया इसका 60 और एचसीएफ इसका कितना आएगा 5। तो 5 और 60 को हम लोग काटेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना बना देगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 12:1, क्योंकि 5 से हमने 60 को काटा तो 12 बार जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दूसरा हमारा संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ का मान होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा 1 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r जो है 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो ये हमारा सत्य है। यही तो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है सेकंड, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये भी सत्य है। अगर क्रम को हम लोग आगे पीछे ऐसा कुछ छोड़ दें तो फिर दूसरा कोई उसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 94 और 404 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ होगा 2,
किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम होगा, तो हम लोग जानते हैं 2m + 1 हमारा कैसा होता है, विषम, और ये 2p + 1 है इसी के फॉर्मेट का, तो ये कैसा हो जाएगा, विषम। उसके बाद में ये क्वेश्चन सभी आपको करने हैं जो 2-2 मार्क्स के, 3-3 और 4-4 मार्क्स के हैं। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव कवर करा रहे हैं और ये आपको पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर मैं लिंक होगी, वहाँ से जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो जो बहुपद है इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे हमारे 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 2 मार्क्स का। तो एक एक मार्क्स से हम देख लेते। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान कितना होगा। तो जो हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा होता है वो हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमारा c/a। हमें ये याद रखना है कि अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a, और अल्फ़ा डॉट बीटा होता है हमारा c/a। बहुत जल्दी आपको फार्मूलों की भी एक सीरीज़ मिल जाएगी, एक ही PDF में आपको सारे फार्मूले मैथ्स के कलेक्ट करके दे दूंगा मैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो सीरीज़ मिल सके। नेक्स्ट हमारा सेकंड, यदि द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा + बीटा हमारा कितना हो जाएगा, -b/a। तीसरा है, रेखीय बहुपद ax + b के शून्यक होंगे, तो जब किसी का शून्यक निकालना होता है तो उसको हम शून्य के बराबर रख देते हैं। तो ax + b = 0, यानी ax बराबर आ जाएगा -b, तो x बराबर आ जाएगा हमारा -b/a। तो इसका शून्यक हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है तो एक ही शून्यक होगा, और इसका एक जो शून्यक होगा वो होगा हमारा -b/a। चौथा क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो जो x² - 3 है इसके 2 शून्यक होंगे और वो दोनों हमें बताना है। तो x² - 3 बराबर हमने रखा 0, तो x² बराबर आ जाएगा हमारा 3, और जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा √3। पर जब भी किसी का रूट लेते तो ये प्लस माइनस में आता, तो इसका आंसर आ जाएगा ±√3। नेक्स्ट हमारा पांचवा, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक हमारे कौन कौन से होंगे तो वो हमें बताना है। फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है कि शून्यकों का योग होता है -b/a, और इसका b है वो है 7, तो -7/a आएगा इसके शून्यकों का योग। तो पहला है 2,5, इसको जोड़ने पर 7 हो रहा, मतलब ये आंसर गलत है, तो इसका ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है, इसका आ जाएगा b, क्योंकि इसका योग हो रहा -7। नेक्स्ट है हमारा बहुपद x + 1 x² - x और x की पावर 4 + 1 के लिए घात होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का मल्टीप्लाई x की पावर 4 में भी होगा, तो इसकी घात हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 4 तो ये नहीं, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5, 4 घात ये है और 1 इसकी, और मल्टीप्लाई में तो इसका मल्टीप्लाई होकर के इसकी घात हमारी कितनी आ जाएगी, 5। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, यदि द्विघातीय बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघातीय बहुपद होगा। तो शून्यकों का योग होता है हमारा अल्फ़ा + बीटा = -b/a, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1 बराबर -b/a, और एक और अल्फ़ा डॉट बीटा = होता है हमारा c/a, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो -12 बराबर आ जाएगा c/a। अगर मैं इसको इक्वेट कराऊँ तो a = आ जाएगा 1, यानी आएगा x², b = आ जाएगा -1 यानी -x, और c = आ जाएगा -12, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा a, यानी x² - x -12। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्याओं के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसके बराबर होते हैं, तो ये आएगा x अक्ष पर जितनी बार भी वो काटती है, जैसे ये एक हमारा मान लो बहुपद का ग्राफ है, तो ये जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। जैसे 1, 2, 3 और 4 बार काट रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4। ये आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक है, तो अभी हमने किया -b/a। दो बहुपदों का गुणनफल 1 होता है, तो दो बहुपदीय गुणनफलों का भी गुणनफल एक हमारा क्या होता है, बहुपदीय होता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, और इसका b है 4, a है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। चौथा क्वेश्चन है हमारा,
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल होगा, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन में a। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 अपॉन में 1, यानी आंसर आएगा 8। नेक्स्ट हमारा इसका पाँचवा, यदि बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य 3 हो, तब k का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे 3 रख देंगे और इक्वेशन को इक्वेट करा देंगे, वहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, 4/3। नेक्स्ट है हमारा सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है, क्योंकि x के ऊपर रूट लगा है। दूसरा हमारा शून्य बहुपद की घात शून्य है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो इसका आंसर सत्य है। चौथा है हमारा n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारा रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो आंसर आएगा 2। त्रिघातीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट है चौथा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर हमारा कितना है, px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है, तो px के शून्य को संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं जितनी जगह पर ये हमारा क्या होगा, x एक्सिस को टच करेगा उतने ही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। तो ये कर रहा है 1, 2 और 3 जगह, यानी इसके शून्य कितने होंगे, 3। नीचे आंसर में उत्तर 2 दे करके रखा है और ये गलत है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव इसके ख़त्म हो गए। बाकी के ये जो क्वेश्चन है वो हमारे 2-2 मार्क्स के हैं, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर। तो तीसरा चैप्टर है हमारा 2 चर राशि वाला रेखिक समीकरण। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 2 चर राशि वाला रेखिक समीकरण। कहाँ गया ये चैप्टर, तो ये रहा हमारा थर्ड 2 चर वाले रेखिक समीकरण। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो 2 चर वाला इसमें से रेखिक समीकरण कौन सा है हमारा, तो ये हो जाएगा 5y, इसका आंसर है हमारा 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। ये हमारा चर समीकरण नहीं है, क्योंकि इनमें सब में x या y की पावर 2-2 लगा रखी है। रेखिक समीकरण का मतलब होगा x की पावर भी 1 होगी और y की पावर भी 1 होती है, और जिसकी 1 पावर होती है वो तो हम लोग लिखते ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का होगा, तो ये कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तीसरा हमारा, यदि a1/a2 इक्वल टू v1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। तो फिर इसका हमारा क्या आएगा, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा हमारा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइन की है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, यदि a1/a2 इक्वल टू v1/b2 इक्वल टू c1/c2 एक रेखिक समीकरण है, तो फिर ये हमारी किसकी कंडीशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अनेक हल की, अनंतता यानी अनेक हल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो पांचवा रेखिक समीकरण युग्म तथा के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो अद्वितीय हल यानी एक हल होगा, तो उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/b2, यानी आंसर आएगा आ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है। तो कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये कैसी होगी, पैरेलल। और जब पैरेलल होती है तो a1/a2 इक्वल टू होता है हमारा b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, b। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिसमें रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अनंत अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन है, तो इसकी आएगी a1/a2 इक्वल टू v1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहला है हमारा क्वेश्चन वो है समीकरण
2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर कितना होगा। तो जैसे ही हम x का मान रखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, तो हो जाएगा 2 प्लस 3y इक्वल टू 5। और जैसे हम 2 को उधर ले जाएंगे, 5 में से 2 गया 3, यानी 3y इक्वल टू 3, 3 से 3 कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आएगा 1। सेकेंड है हमारा वह समीकरण जिसके ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है। तो a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हो तो चर x और y के एक समीकरण कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि सबकी पावर कितनी है, 1 है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 हो, y बराबर 1 हो तो k का मान कितना होगा। तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, y की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये आ गया 1 बराबर k, और 4 और 1 5 बराबर कितना आ जाएगा k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इसके बाद में सत्य असत। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये हमारा सत्य है। सेकंड है हमारा रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो ये भी हमारा सत्य है। उसके बाद में है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, रैखिक समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 है। तो m का मान कितना होगा। तो इसको हम फटाफट रख करके देख लेते हैं। तो y की जगह पे 5, m x की जगह पर हमने रख दिया -2 और प्लस कितना आ गया 3। 3 को जैसे ही हम इधर लेकर के आएंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई m हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस इधर आएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा -1। तो इसका आंसर आएगा हमारा -1। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है हमारा, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये तो हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाले आ गए, तो इनको आपको खुद करके देखना है, और अगर ये आपसे नहीं हो पाते तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम आपको ये भी सारे एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आते हम लोग हमारे फोर्थ चैप्टर की तरफ। तो फोर्थ चैप्टर है हमारा द्विघातीय समीकरण। तो इसमें से हमारे एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आने वाला है हमारा 3 मार्क्स का द्विघातीय समीकरण में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका ऑब्जेक्टिव का, यदि द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो वे समीकरण विविक्तिकर का मान होगा। तो जब मूल समान होते हैं तो विविक्तिकर का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और भिन्न होगी। ये हमें कैसे पता चलता है, तो विविक्तिकर का मान हम निकाल लेते तो वो होता है हमारा v² माइनस 4ac। अगर ये विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आया तो ये अलग अलग होंगे, 0 से कम आया तो ये अवास्तविक होंगे, और अगर 0 के बराबर आया तो ये वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो किसी द्विघातीय समीकरण के चर के अधिकतम घात होती है। तो किसी द्विघातीय समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो सकती है। तो जब नाम ही हमारा द्विघातीय समीकरण तो फिर इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विविक्तिकर होता है। तो विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो इनमें से किसके वास्तविक होंगे, जिसका भी d जो है हमारा वो 0 से बड़ा आएगा। तो इसमें d हमारा किसका 0 से बड़ा है, x² प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन, तो ये है द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल क्या है, 3/2 और 2। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, एक समीकरण px इक्वल टू 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है तो ये समीकरण कहलाएगा। तो जिसमें भी हमारी x की घात 2 होगी वो हमारा द्विघातीय समीकरण होगा। दूसरा हमारा, किसी द्विघातीय समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। तो अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, उसके 2 हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस 3 और x प्लस 4 के मूल होंगे। तो इसको तो सीधा हम x माइनस 3 इक्वल टू 0 करा देंगे। तो एक x बराबर आ जाएगा प्लस का 3 और दूसरा x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 4। तो इसका आंसर आएगा 3, -4।
4। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो समीकरण का विविक्तीकर कैसा होगा। तो जब वास्तविक और समान होता है तो विविक्तीकर हमारा शून्य हो जाता है। पांचवा हमारा, द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकर का सूत्र होता है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, विविक्तीकर यानी d का जो हमारा सूत्र होता है वो कितना होता है, b² - 4ac। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघातीय समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो ये हमारा कैसा है, एक द्विघातीय समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो ये हमारा सत्य है कि एक द्विघातीय समीकरण के जो मूल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तो एक से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा असत्य लिखा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि एक द्विघातीय समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। एक से अधिक कितने होंगे, केवल दो ही होंगे, 3, 4, 5 ऐसा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, समीकरण x - 1 = 0 के मूल 0 और -1 होंगे। तो ये भी असत्य है, क्योंकि x = 0 रखने पर तो 0 ही आएगा, और x - 1 रखेंगे अगर हम लोग तो फिर ये हमारा कैसा आ जाएगा, जैसे हमने x - 1 = 0 रखा तो x = आ जाएगा हमारा 1। तो इसके क्या आएंगे हमारे मूल, 0 और प्लस का 1, और इसने क्या दे करके रखा है, -1, तो असत्य है। नेक्स्ट है उसके बाद में इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन, समीकरण x³ - 4x + 4 = 0 के मूल समान होंगे। तो ये क्या हमारा सत्य है। चौथा हमारा ax + b = 0 एक द्विघातीय समीकरण है। तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। द्विघातीय इसलिए नहीं है क्योंकि x की घात 2 नहीं है, इसमें x की घात 1 है, तो ये हमारा रेखिक समीकरण है। उसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण ax² + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विविक्तीकर कहलाता है। दूसरा है, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो समीकरण के विविक्तीकर का मान कितना होगा, 0 होगा। तीसरा है, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के विविक्तीकर का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, यदि द्विघातीय समीकरण के विविक्तीकर का मान धनात्मक हो तो समीकरणों की मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। पांचवा है हमारा, जांच कीजिए कि समीकरण, ये तो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन ही आ गया, तो ये हमारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो भी बताऊँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th वाला चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या फिर AP। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए। AP 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर क्या है। तो प्रथम पद तो हमारा हो जाएगा इसका 3/2, और क्योंकि सबसे आगे क्या लिखा हुआ है यही, और सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो 1/2 - 3/2। तो ये 3 में से 1 गया तो आएगा माइनस का 2/2, और 2 से 2 कट गया तो आंसर आएगा -1। यानी इसका प्रथम पद हो जाएगा 3/2 और सार्वंतर हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में हमारा इसका दूसरा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, AP में 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा। तो तीसरा पद क्या होता है हमारा, A30 = हो जाएगा A + 29D, और A इसका कितना है 10 + 29, और D कितना हो जाएगा, तो 7 में से 10 गए तो ये आ जाएगा -3। तो -3 का जैसे ही हम 29 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -87, और प्लस का हमारा कितना है 10। तो 10 में -87 आएगा, तो -87 और प्लस का 10 आएगा -77, मतलब इसका आंसर है 7। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। तो सेम उसी फार्मूले से हम इसको भी निकालेंगे। तो इसका 11वां हमारा क्या आ जाएगा, 22। चौथा हमारा 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 होगा। तो आपको ऐसे ही करना है कि A + n-1 × D = कितना आ जाएगा, nवां पद 27 है, और A की वैल्यू हमारी कितनी है 3, और D की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6 - 3 यानी 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9वां पद इसका क्या होगा, 27 होगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, -5 - 5/2, 0, 5/2 का 11वां पद क्या होगा। तो इसका 11वां पद क्या होगा, 20 होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सार्व अंतर D है। तो इसका सार्व अंतर D कितना है, -1। दूसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद
3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो n की जगह पर हम 1 रख देंगे तो आ जाएगा 3 + 2 × 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 और 3 5, तो इसका आंसर आएगा 5। उसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका -2, 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी है, तो यह सत्य है क्योंकि इसमें कभी जुड़ रहा है कभी घट रहा है। सेकंड हमारा यदि ए बी सी ए पी में है तब b बराबर a + c/2 है, तो ये हमारा सत्य है। इसी को हम लोग अर्थमेटिकल मीन कहते हैं। थर्ड हमारा श्रेणी 8 6 4 का छठवां पद -2 होगा, तो ये भी हमारा सत्य है। चौथा क्वेश्चन है एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है AP 2 7 12 के 10वें पद का मान लिखिए, तो 10वां पद कितना हो जाएगा 47। दूसरा हमारा AP का 4 6 8 का 40वें पद की संख्या बताइए, 40 में पदों की संख्या बताइए। तो ये जैसे 2 6 8, तो इसका हमारा क्या करेंगे AN बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे A + n - 1 × D। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो AN हमारा कितना हो जाएगा 40, A हो जाएगा 4 + n - 1 और जो D हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2। तो इधर लाए 40 में से 4 गए तो ये बचा 36, 36 को हमने 2 से भाग दिया तो कितना आया 18। तो 18 = हो जाएगा हमारा n - 1, और जैसे ही -1 को हम इधर लेकर के आएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 18 और 1 19, तो इसका पद में हमारा 40 कौन सा आएगा 19वां। नेक्स्ट है ये बाकी के जो क्वेश्चन है ये 3-3 और 2-2 मार्क्स के हैं, ये आपको करना है। अगले चैप्टर पर हम चलते हैं। तो उसके बाद में हमारा चैप्टर है 6 त्रिभुज। तो ट्रायंगल्स में से यानी त्रिभुज में से 1-1 मार्क्स के हमारे कितने क्वेश्चन आने 2। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा ऑब्जेक्टिव में का ट्रायंगल्स का। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस कथन के लिए निम्न में से नाम से जाना जाता है। तो जो इनमें से है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। क्या है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। नेक्स्ट है हमारा सेकंड। तो दूसरा क्या है ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B का मान क्या होगा। तो एंगल B का मान कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो जैसे ही हम ऐसा बनाएंगे और इनको जो 2 छोटी छोटी साइड है उनका स्क्वायर कराएंगे, बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर करेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। इस वजह से ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्या है किसी ट्रायंगल ABC में D पैरेलल है AB के तथा CD बराबर 3 है और EC बराबर 4 सेंटीमीटर है, B बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो DA का मान क्या होगा। तो इन सब का रेशियो आपस में बराबर होता है, तो इस हिसाब से हम करेंगे तो DA का मान हमारा कितना आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा। तो पहली भुजा के सम्मुख कोण कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा किसी त्रिभुज ABC में D पैरेलल है हमारा BC के और AD बराबर x है, DB बराबर x - 2 है और AE बराबर x + 2 है तथा EC बराबर x - 1 है, तब x का मान हमारा कितना होगा। तो इन सब का अनुपात हम एक दूसरे के बराबर रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारा x का 4। जैसे ही 4 होगा तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा सभी वृत्त होते हैं, तो जो हमारे सभी वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं समरूप होते हैं। दूसरा सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी हमारे कैसे होते हैं समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा हमारा 2 समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव होते हैं, तो संगत भुजाओं के अनुपात सदैव इनके कैसे होते हैं समान होते हैं। पाँचवा हमारा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है, तो वह तीसरी भुजा के कैसी होती है समांतर होती है। नेक्स्ट हमारा सत्य सत्य चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समान अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होता है, तो इसका आंसर हमारा कैसा आएगा सत्य आएगा। दूसरा हमारा यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है, तो ये गलत है क्योंकि अंतर के नहीं योग के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, तो ये हमारा सत्य है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये गलत है, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज सारे क्या होते हैं हमारे समरूप होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, सभी जो वर्ग होते हैं, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और जो हमारा बराबर भुजाओं वाला बहुपद होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2, 3, 4, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, 7th नंबर का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, 0,0। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसका आंसर आएगा 0,0। सेकंड है हमारा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जो एक्स अक्ष से दूरी पर है, तो जैसे ही एक्स अक्ष से दूरी पर जाएगा तो एक्स उसका हो जाएगा कुछ, और y बराबर, जैसे इसमें आएगा x = 4 और y बराबर 0 रहेगा, तो भी ये एक्स अक्ष से 4 दूरी पर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ब। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है इसका हमारा, बिंदु A और B के बीच की दूरी होगी, तो इसका तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, और वो हमारा सीधा सीधा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट AB बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन, बिंदु 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी होगी, तो इसके बीच की दूरी हमारी कितनी होगी, तो इसके बीच की दूरी करके देख लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि 8 में से 0 जाएगा तो ये आएगा हमारा 8, और 6 में से 0 जाएगा तो आएगा 6, और इसका रूट 8 का स्क्वायर किया तो आएगा 64, 6 का स्क्वायर किया तो आएगा 36, 36 और 64 को जोड़ा 100, और 100 का रूट कितना आएगा, 10। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है, बिंदुओं में A, B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है वो होता है x = x1 + x2/2, और y = हो जाएगा y1 + y2/2। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 में हमारा क्या है, बिंदु A 1,2 और B 3,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यही हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो 3 और 1 4, 4 को 2 से काटा तो 2, 4 और 2 6, 6 को 2 से काटा तो 3। तो इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, 2,3। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक -3,4 और 3,-4 हैं, तो उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इसमें भी हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो -3 और 3 को हमने जोड़ा तो 0, 0 में 2 से भाग दिया तो 0, और 4 और -4 को जोड़ा तो भी ये हमारा कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 0, और 0 में 2 से भाग दिया तो 0। तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा, 0,0। नेक्स्ट है हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन, बिंदु 4,5 चतुर्थांश में स्थित है। तो हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले वाले में होता है प्लस प्लस, दूसरे वाले में होता है माइनस प्लस, तीसरे वाले में होता है माइनस माइनस, और चौथे में होता है हमारा प्लस माइनस। और ये 4,5 दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये किस चतुर्थांश का हो गया, प्रथम चतुर्थांश का। नेक्स्ट हमारा सत्य सत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य सत्य का, किसी बिंदु का भुज 0 हो और कोटि 3 हो तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये हमारा कैसा, असत्य है। नेक्स्ट है, y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10,0 होंगे। तो ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि उसका निर्देशांक 0,10 होगा। नेक्स्ट है थर्ड, बिंदु Px, y के मूल बिंदु से दूरी x² + y² होती है। तो ये सत्य है। चौथा है हमारा, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के होते हैं। तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु A 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो कितनी होगी, 5। दूसरा है A जो बिंदु है हमारा -1,2 और B बराबर है 3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे, तो 1, -1।
तीसरा हमारा बिंदुओं -3,4 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसकी होगी √26। फिर उसके बाद में तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस वाले आ गए, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8th चैप्टर की तरफ। तो 8वां हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, और इससे एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं वो आने 6, और 6 आने हैं तो 6 के 6 क्या होंगे, मैथ्स द कॉलम होंगे। एक और जो हमारी कोचिंग है उसमें PDF प्रोवाइड कराई गई है 10th क्लास को, एक सीट है, उसी में से हर बार मैथ्स द कॉलम आते हैं, उसमें सारे फार्मूले मेंशन हैं। तो मैं जब वो वीडियो डालूंगा सारे फार्मूले की, तो उसको भी इंक्लूड करा दूंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ये सब मिल जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें मैथ्स द कॉलम में, पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण। दूसरा हमारा सेक थीटा कॉस थीटा। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। तीसरा हमारा tan 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। नेक्स्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट है हमारा सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। उसके बाद में दूसरे हमारा मैथ्स द कॉलम है कॉसेक 60। तो जो हमारा कॉसेक 60 है इसकी वैल्यू होती है हमारी 2/√3। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/√3। नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। उसके बाद में sin 48 और sec 42। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा sin 48 और sec 42। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा sin 48 और sec 42 का आ जाएगा cos 42 अपॉन में, और इसको हम बदलेंगे तो ये sin 48, ये दोनों कटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1। नहीं, ये आगे और भी है। तो इसका sin 48 sec 42 माइनस cos 48 और cosec 42। तो इसका आएगा माइनस माइनस ये जोड़ करके हो जाएगा +2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा +2। नेक्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका होता है 1। tan 90 का होता है इनफाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड मैथ्स द कॉलम। तो पहला है हमारा sec स्क्वायर 3 थीटा माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1। नेक्स्ट है हमारा 2 tan थीटा कॉट थीटा। तो ये tan थीटा से कॉट थीटा कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद में नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है हमारा cosec थीटा -1। तो ये भी आइडेंटिटी होता है कि cosec थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद में cosec 90 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा sec थीटा। अगर हम आगे जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ मैथ्स द कॉलम। तो फोर्थ मैथ्स द कॉलम का हमारा पहला क्या लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का हमारा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा sec थीटा। तो sec थीटा का आ जाएगा हमारा 1/cos थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा tan 60। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट है sec 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा। उसके बाद में अगला मैथ्स द कॉलम है हमारा 5th नंबर का। तो ये सही जोड़ी बनाइए। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा। दूसरा है हमारा tan 90 माइनस थीटा। तो इसका आ जाएगा हमारा cot थीटा। उसके बाद में अगला है हमारा रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारा sin थीटा। नेक्स्ट है हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये होता है हमारा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट है sin 45। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6th नंबर का मैथ्स द कॉलम। तो ये हमारा sin 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 1/sec थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। उसके बाद में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद वाले ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको करना है। इसमें से मैथ्स द कॉलम ही आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से। तो अगले चैप्टर पर हम चलते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा 10th नंबर का सर्कल यानी वृत्त। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सर्कल को वृत्त हाँ, तो वृत्त में से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PO केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई कितनी होगी। तो 5 सेंटीमीटर का एक हमने वृत्त बनाया, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाती है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, केंद्र O से एक ये ऐसा हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और जो हमारी OQ है ये कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो फिर ये हमारी कितनी होगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, √119 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। इसमें भी हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और आंसर आ जाएगा 7। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA बराबर है, तो एंगल POA किसके बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 डिग्री के। चौथा हमारा, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर 110, तो PTQ बराबर कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक हमारा सर्कल होता है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल और जो ये एंगल बनते हैं इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 70। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। चौथा हमारा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है। नेक्स्ट है हमारा सत्य सत्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा, और वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। उसके बाद में ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। उसके बाद अगले चैप्टर पर आते हैं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन यानी रचना है, पर इसमें से कोई सा भी हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आना है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं 12 चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा 12वें नंबर का चैप्टर है वो क्या है, तो 12 नंबर का जो हमारा चैप्टर है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हाँ, ये आ गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क्स के, वो आएंगे 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सिंपली हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, πr², और परिमाप हमारा कितना होता है, 2πr। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करा देंगे। तो जैसे वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है πr² बराबर कितना आ जाएगा, 2πr। तो πr² हमारा कितना, 154 बराबर आ जाएगा 2πr। 2 से हम 154 को काट देंगे और पाई की वैल्यू 22/7 रख करके 7 का गुणा करा करके इसमें 22 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, r, और r की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगी उसकी त्रिज्या, यानी 2 मात्रक आ जाएगा। ये मास्क लिखा गया है, गलत हो गया, 2 मात्रक। नेक्स्ट है उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है, तो उसका क्या हो जाएगा, P बटे में हम 360 मल्टीप्लाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है तो πr²। तो इसका आंसर क्या आएगा, P बटे में 360 मल्टीप्लाई πr²। तो ये तो हमारा किसी को मैच नहीं कर रहा, पर हाँ अगर 2 से हम 720 को काटेंगे तो ये आ जाएगा P बटे में 360 πr², यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा द वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला रिक्त स्थान है हमारा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4π वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो कितनी होगी, 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, वृत्त की परिधि 2πr होती है जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये सत्य है।
दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है, तो ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा है वृत्त के त्रिज्या खंड का सूत्र लिखिए। तो जो वृत्त का हमारा त्रिज्या खंड होता है उसका सूत्र भी हमारा यही पाई आर स्क्वायर होता है, बस इसके आगे थीटा अपॉन में 360 लग जाता है, यानी थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। फिर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपको करने हैं। चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे भी हमारे एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा सत्य असत्य दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आधार की त्रिज्या एवं एच शंकु की ऊंचाई है। तो जहां आधार की त्रिज्या आर है और एच उसकी ऊंचाई है, तो ये भी हमारा सत्य है। दूसरा है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा इसका हो जाएगा सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। नेक्स्ट हमारा दूसरा, घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। तो जो घनाभ होता है उसके आयतन का सूत्र होता है LBH, जहाँ पे ये हमारा क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीसरा हमारा गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। चौथा, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ पे गलत लिखा है, 4/3 आर क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो जो वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। छठवां हमारा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। तो ये तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। सातवां, अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है हमारा 9, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। 10वां क्वेश्चन है हमारा बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। 11वां है हमारा शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल, जहाँ पे एल हमारा क्या है? स्लैंट हाइट। 12वां क्वेश्चन है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो शंकु का संपूर्ण क्या होता है? पृष्ठ पाई आर और आर प्लस एल। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, तो इनको आपको खुद करना है। उसके बाद में चलते हैं हम लोग 14 चैप्टर की तरफ। तो 14 में से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? माध्य, बहुलक एवं माध्यिका के मध्य जो संबंध है वो क्या है? तो इसका संबंध हमारा क्या है? माध्य बराबर होता है हमारा बहुलक प्लस 2 माध्य। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा 1 2 3 4 5 एक समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका माध्य हमारा कितना आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार आया हो तो क्या है? 7। और ये आपके जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी की तरफ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से भी हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 1-1 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। टोटल 6 मार्क्स की हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो अभी तो हम इसके 1-1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर कर लेते हैं कि 1-1 मार्क्स में हमारा क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसका, जो 1 मार्क्स का है वो है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि P है
तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p होगी तो ना होने की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 - p। सेकेंड हमारा, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो किसी का भी मान हमारा 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 से ज़्यादा, ये 17 बटे में जो 16 है ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 17/60। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, तो ये माइनस का 1.5 नहीं हो सकता। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो इसकी होती है 1। नेक्स्ट है, प्रायिकता का मान सदैव के बीच होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है, 0 से हमेशा बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। उसके बाद में सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो ये सत्य है। दूसरा है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो ये असत्य है। तीसरा है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। 0 से कम नहीं होगी, मतलब ऋणात्मक नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो इनका योग होता है 1। दूसरा है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव मतलब नहीं होगी घटित, तो ये होगा 0। नेक्स्ट है थर्ड, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो कितनी होगी 1। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे मैथ्स के पूरे 15 चैप्टर के, हिंदी मीडियम के। इंग्लिश मीडियम का भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है आपके और भी सब्जेक्टों की, वो आपको देख लेनी है। 3 प्लेलिस्ट डाले हुए हैं मैंने 10th क्लास का, एक 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक 10th क्लास क्वेश्चन बैंक और एक और है 10th क्लास परीक्षा बोध 2022। तो इनकी वीडियो भी आपको देख लेनी है। चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।